तो आज अपन टॉर्च को देखेंगे। तो कुछ लोगों को आपको लगता होगा कि मैंने क्लैट के टाइम पे टॉर्च पढ़ा है, कॉलेज में टॉर्च पढ़ा है, या फिर आगे भी टॉर्च पढ़ा है, बहुत बार टॉर्च पढ़ा है। बट ध्यान रखना, ये कभी कंफ्यूज में मत रहना। एक तो ये कंफ्यूज में मत रहना कि मैंने जुडिशरी की तैयारी की है इसलिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी आता है। हाँ, एक तो ये डाउट निकाल देना, क्योंकि नेट का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग है। और एक ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना, हाँ, एक ये डाउट निकाल देना। यस्टरडे कल एक मेरे सीनियर थे, उनकी लो तो मेरे से हो जाएगा। लो हो जाएगा मतलब हो सकता है तुम 55 से 60 क्वेश्चन सही कर लो, बट जेआरएफ चाहिए तो 70 से 75 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। किसी किसी को या मेजर को ये मिथ होता है कि सर मेरा पेपर वन बहुत हार्ड है पर पेपर टू अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? 60 क्वेश्चन में नहीं होना, 70 से 75 की रेंज में जाना पड़ता है आपको लॉ में। वहां पूरा अलग ट्रेंड है, पेपर को ट्रेंड को देखना पड़ता है। इस बार जैसे क्वेश्चन आपके आए थे आईपीआर में, कंपनी लॉ में, उसमें आपकी लॉ की नॉलेज कहाँ काम में आ रही है? अगर इंडेक्स है तो है, जहां जहां काम में आ रही वहां वहां काम में भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे हल्के में मत लेना कि लो तो मैं संभाल लूंगा। हो सकता है आपका पेपर वन वीक हो, पर पेपर वन में क्या है, रीजनिंग मैथ वीक होती है, जिसलिए ज्यादा डर लगता है। वो मैं धीरे धीरे सही करवा रहा हूँ, उसको सही करवा दूंगा मैं टाइम पे, है ना। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एक लाइट सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बिकॉज लंबे समय से हम हार्ड सब्जेक्ट्स ले रहे थे। जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, ये हैवी सब्जेक्ट्स हैं नेट के। अब थोड़ा सा लाइट एरिया लिया है। फिर हम एक जो सबसे अच्छा एरिया बचता है वो है आपका फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। मैथ्स वीक है, फिर भी 70 और 75 क्वेश्चन या मोर क्वेश्चन, 70 to 75। 75 मोहम्मद बहुत होता है। 75 मतलब कितना होता है? 150 होता है। 150 अगर आप सही कर लो पेपर टू में, और वहां 25 भी सही करके आ जाओ, तो भी 150 का स्कोर हो गया। 150, सॉरी, 200 का। 200 में तो जेआरएफ ही निकल जाएगी। अब ना डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ। एक मेरा टाइम था जब 226, 234 जेआरएफ कट ऑफ जाती थी। फिर वो उसके बाद डिक्लाइन नहीं होती गई है। एक टाइम पे 202 नेट की कट ऑफ गई थी मेरे टाइम। 202 सिर्फ नेट की। तो वो तो डिपेंड करता है क्या कट ऑफ रहती है। अलग पास नहीं, वो मिनिमम तो सब क्वालिफाइंग होता होगा पेपर वन में, शायद 40% क्वालिफाई हुआ होता होगा पेपर वन में। वो तो हो जाता है सबका, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है अलग पास। बट हो जाएगा, पेपर वन इतना हार्ड नहीं है। आप अपनी रीजनिंग को, जो मैंने शेयर किया था ना यूट्यूब के वीडियोस, रीजनिंग के और मैथ के, उनको सही से करना है एक बार। बेसिक से ही आप आगे बढ़ते हो, एकदम से जीनियस कोई नहीं बनता। सो वी आर स्टार्टिंग विद लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एनीथिंग, सी, बेसिकली tort is tortum, right? And tortum is a Latin word which means twisted, crooked। मतलब ऐसी कोई भी कंडक्ट जो समाज के हिसाब से, एज पर सोसाइटी, इट्स काइंड ऑफ अनलॉफुल और नॉट जनरली एक्सेप्टेड। दैट्स व्हाई जो टोर्ट्स लॉ है, लॉ ऑफ टोर्ट्स जो है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी आर स्टडिंग द लॉ ऑफ टोर्ट्स? बिकॉज वी हैव बीन अंडर ब्रिटिश रूल। लॉ ऑफ टोर्ट्स जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ। मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊंगा आज कॉमन लॉ क्या होता है। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज जजमेंट लॉ या अनरिटन लॉ ऑफ प्रेसिडेंट। ये कोई कोडिफाइड वे में नहीं होता है। इसका रीजन है क्यों नहीं होता है कोडिफाइड वे में, एग्जैक्टली exactly, सालमन की थ्योरी क्या है, विनफील्ड की थ्योरी क्या है, और उन दोनों का क्या मानना है कि इसको अनकोडिफाइड क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजन है भाई। टोर्ट का मतलब ही अपने आप में टोर्टम होता है, और इसका मतलब होता है अनलॉफुल कंडक्ट। कोई भी ऐसी टाइप की कंडक्ट जो समाज के बेसिक स्तर पे एक्सेप्ट नहीं हो। अब बेसिक स्तर पर क्या एक्सेप्ट नहीं हो, ये इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन कंट्री। हो सकता है इंडिया में एक टाइम था जब टीचर को गुस्सा आया तो दो चांटे लगा भी दिए, कोई नहीं था। पहले के पेरेंट्स थे ऐसे, हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, हाँ ठीक सर, दो और मारो इसको। आज हो सकता है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई डिड यू डू फिजिकल टॉर्चर ऑन माय चाइल्ड? अगर आपको कुछ इश्यू है तो आप डांटिए उसको, नोट लिख के दीजिए, बट आप मार नहीं सकते उसको, है ना। देयर मे बी अ टाइम जब
why what time there is this daughter of Elon Musk. She is just somewhere 18 years old. एलोन मस्क की डॉटर, उन्होंने प्रॉपर शायद 2 साल पहले से कुछ, she signed the proper court agreement and everything that I don't want to be associated with my father in any way. मैं मेरे फादर के साथ किसी भी टाइप की कनेक्शन नहीं चाहती हूँ. आई शुड नॉट बी नोन बाय माई फादर. कंप्लीट रिलेशन को खत्म करना है, बिकॉज वहां की सेंसिटिविटी अलग है, वो कुछ रीजन हो सकता है. आई डोंट, बहुत अलग है, यूएस इज वेरी डिफरेंट. वहां पे क्या है क्या नहीं. तो जैसे मान लो किसी दिन ये भी हो सकता है कि बच्चे से मोबाइल छीन लेना. बच्चे का आपका बच्चा 10वीं में पढ़ता है, उसका फोन देखना, वो फोन में क्या देखता है, इट्स अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. पता चलो यूएस में तो बच्चा जाके मम्मी पापा के अगेंस्ट केस करके आ जाता है, यू आर ब्रीचिंग माई राइट ऑफ प्राइवेसी. तो मोटा मोटा आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ये पूरा अनकोडिफाइड है. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाई पर्टिकुलरली वी से दैट लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज पार्ट ऑफ कॉमन लॉ, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉमन लॉ. कॉमन लॉ वर्ड तो बहुत बार पढ़ते हैं, बट मोटा मोटा आपका कॉमन लॉ होता क्या है. बट देन ये भी देखेंगे कि इंडिया में कुछ पार्ट है जो आपका हो सकता है कोडिफाइड भी हो, बट एक तरह से लॉ ऑफ टॉर्ट्स ही है. तो अपन, मैंने सोचा पहले आपको, मैं अब देखो हर सब्जेक्ट में मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से बहस करने की, तो मैं हर सब्जेक्ट में नए नोट्स भी लेके आ रहा हूँ पहले के अलावा, जिनको मैं ऐड करते चले जा रहा हूँ. सो व्हाट इज कॉमन लॉ. कॉमन लॉ इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ that is derived from custom and judicial precedent rather than statutes. This particular line is very important कि ऐसा कोई कानून जो पहले के जो न्यायिक आदेश है उनसे, और कस्टम प्रथा जो होती है उससे बना हुआ हो, रेदर देन स्टेट्यूट, ना कि कोई लिखा हुआ प्रॉपर कोई कानून हो या एक्ट हो, उससे लॉ ऑफ टॉर्ट का ये नहीं है. उस इंग्लिश लॉ का पार्ट है जो कस्टम एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट से निकल के आता था. इसका रीजन क्या था, जैसे आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, राइट. दे मोर एंड लेस डिपेंड ऑन व्हाट जज हैज ऑलरेडी सेड. वहां पे प्रेसिडेंट ज्यादा मैटर करते हैं. पहले के जो स्टेयर डेसिस का जो फॉर्मूला है प्रेसिडेंट का, वो कि जो पहले के आदेश है उसके हिसाब से कोर्ट्स लगभग लगभग चलते हैं. क्योंकि इसका रीजन है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, वैसे वैसे हो सकता है कि किसी भी कंडक्ट को हम टोर्ट मान ले कि भाई ये समाज के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, ये समाज के हिसाब से एक्सेप्टेबल है. मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया. या देखो, देर में भी टाइम जब बच्चा बहुत सारी किताबें लेके जाता था पीछे बैग पे लटका के, है हमारे टाइम पे. फिर एक बार जब एजुकेशन पॉलिसी में बातें हुई, तब ये भी होगा कि यार बैग फ्री एजुकेशन बनाओ. वाई टू हैव सो मच ऑफ लोड. छोटा सा बच्चा है यार, उसको जाने दो, बैठने दो स्कूल में, सीखने दो. हम गांव में नहीं बोला करते थे कि अभी बैठने सीख रहा है. बैठना मतलब उसके हैबिट में आने दो एकदम, स्कूल में जाना आना इतना ही करो, उसको लोड मत दो एकदम से किताबों का. बैग फ्री डे भी बनाओ. तो हो सकता है एक टाइम के बाद वो टॉर्चर भी मान लिया जाए कि भाई छोटा बच्चा है, इसको पहली क्लास में क्या इतना सारा होमवर्क और ये सब, उसको मजे करने दो, पर्सनैलिटी को तो निकल के आने दो पूरी. अब तो पहली क्लास में ही सब बैठ जाते हैं होमवर्क लेके. सो टोर्ट जो है, इसीलिए सालमंड को अगर आप देखोगे, अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, इसीलिए सालमंड पिजन होल थ्योरी जो देता है उसमें वो बोलता है कि इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स. मैं बताऊंगा क्या है पिजन होल थ्योरी, जबकि विनफील्ड इसको लॉ ऑफ टॉर्ट बोलता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट. बहुत में बहुत फर्क है ना. इस कॉमन लॉ को और क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट, जजमेंट लॉ और केस लॉ. Common law courts look to the past decisions of court to synthesize the legal principles of past cases. कि भाई पहले क्या डिसाइड हुआ है उसके साथ. और क्या है कॉमन लॉ. कॉमन लॉ so named because it was common to all the kings कोर्ट्स अक्रॉस इंग्लैंड. इंग्लैंड में जितने भी कोर्ट हुआ, किंग हुआ करते थे, कि भाई हाँ फलाना जज साहब ने ऐसे कोर्ट में सारे के सारे जो है कॉमन टू ऑल द किंग्स, इसके हिसाब से काम होता. ये आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि आगे आपको कभी भी वापस से कॉमन लॉ में आपको डाउट ना है कि कॉमन लॉ मतलब क्या होता है. सिविल लॉ इज डिफरेंट. और आगे क्या पढ़ा है मैंने, क्या लिखा है, इन इंडिया
कनाडा, बांग्लादेश, श्रीलंका, वी हैव मिक्स्ड लीगल सिस्टम दैट कंबाइन कॉमन लॉ विद द सिविल लॉ। हमारे पास थोड़ा सा अनकोडिफाइड भी हो सकता है, कॉमन लॉ जो है, और सिविल लॉ भी साथ में चल सकता है। अब जैसे कुछ पार्ट्स ऑफ टोर्ट्स हो सकते हैं इंडिया में, अगर आप देखो इंटरेस्टिंग चीज बताओ, आप अपना लॉ का सिलेबस देखना, पार्ट 2, आपके लॉ के सिलेबस में, देखो मैं अभी के भी आपको एक चीज, जस्ट 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 वेट। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? यस, ठीक है मॉम। ओके, वैसे आई थिंक दिस इज योर सेकंड थर्ड क्लास प्रॉब्ली, है ना? पहले आपने एक दो बार क्लास। तो आपके अगर लॉ ऑफ टोर्ट का सिलेबस को आप देखोगे, सर, ठीक है, फाइन। इफ यू विल सी सिलेबस ऑफ योर यूजीसी नेट, उसमें जो लॉ ऑफ टोर्ट वाला एरिया है ना, जैसे आपका पहला जूरिस्प्रूडेंस हो गया, फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्लस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो गया, वैसे ही जब आप लॉ को देखोगे, लॉ ऑफ टोर्ट्स को देखोगे, तो वहां पे ये यूनिट भी मिलेंगे उसी में। मतलब टोटल 10 यूनिट है ना, उसमें आपको ये दोनों भी मिलेंगे, क्योंकि मोर एंड लेस इट इज ए कोडिफाइड पार्ट रिलेटेड टू लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ टोर्ट्स हैव बीन कोडिफाइड इन इंडिया, सम पार्ट्स, सो नहीं है ये सम है, कुछ पार्ट, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल। कैसे मोटर व्हीकल आपको क्या बताता है? आर्टिकल 129 को देखो, सॉरी सेक्शन 119 को देखो मोटर व्हीकल के, भाई कितनी लिमिट पे चलना है, स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, हेड गियर, मतलब हेलमेट पहनना है, बाइक पे रजिस्ट्रेशन प्लेट किस हिसाब से होनी चाहिए, पता तो लगे आप कौन से स्टेट से हो, क्या हो, बाइक की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आप बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। द सेम गोज विथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, that if there is anyone who is trying to exploit the consumer, following any kind of unfair legal trade practices, then you can sue that particular person in consumer tribunal। ये सब भी एक तरह से दिल्ली का कोर्ट्स का ही पार्ट है, मतलब नॉर्मल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी का हिस्सा है ये। इसलिए ट्रिब्यूनल्स है भी, इनकी कंज्यूमर ट्रिब्यूनल अलग से है या नहीं, और ये वाली कोर्ट्स भी, क्योंकि फास्ट रेमेडी मिले, है ना? तो ये सारी चीजें कॉमन लॉ से रिलेटेड है, जो आई होप आपको समझ में आई। अब मैं एक आपका थोड़ा सा सिलेबस से चालू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। आज एकदम बेसिक पढ़ेंगे। सो इन लॉ ऑफ टोर्ट्स, अभी मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आप सबको पता होगा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, इनइविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ टोर्ट क्या है, प्राइवेट डिफेंस क्या है, सबको पता है आपको अच्छे से। एग्जाम में ये सब नहीं पूछे,
उठा के देख लेना ऑफलाइन का पेपर। लॉ ऑफ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना वैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। हु सेड इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट? हु सपोर्टेड उबी जस आईबी रेमेडियम? उबी रेमेडियम आईबी जस। व्हाट इज द केस ऑफ एसबी वर्सेस वाइट? चार प्रिंसिपल दे देगा। इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स आने के बावजूद भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि नेट में वो ऐसे नहीं पूछेगा आपको। हमने जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा है, जनरली बता रहा हूँ कॉलेज में, वो हमने मोर और लेस प्रैक्टिकल अप्रोच में समझ के पढ़ा है उसको। इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स को समझाने में इतनी दिक्कत नहीं होती। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। So first we will see what is basic nature, what is definition, what are the essentials of the tort। फिर अपन जनरल डिफेंस देखेंगे कि अपन क्या क्या डिफेंस ले सकते हैं। वीएनएफआई का ले सकते हैं, एक्ट ऑफ गॉड का ले सकते हैं। भाई एक्ट ऑफ गॉड सडनली इतनी बाढ़ आ गई कि सारा सब कुछ तहस नहस हो गया, इनिटेबल एक्सीडेंट हो सकता है। आप सरकारी कोई व्हीकल चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, सामने इधर चार मरेंगे इधर दो मरेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। नेसेसिटी, स्टेटरी ऑथोरिटी मतलब जो इंस्टीट्यूट के थ्रू जो ऑथोरिटीज बनते हैं, सरकारी ऑथोरिटीज जो भी है, रेलवे एंड ऑल। प्राइवेट डिफेंस हो सकता है, प्लेंटिफ की खुद की गलती हो सकती है, नेसेसिटी हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ये हो सकता है। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म का क्या है लैटिन मैक्सिम, किसी को याद है? एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म का लैटिन मैक्सिम क्या है? व्हाट इज द मैक्सिम रिलेटेड टू एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म? डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, ऐसा है क्या? डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। लॉ डज नॉट टेक कंसर्न ऑफ ट्रीफल्स, है ना अरुणा मैम? यस यस यस। डे मिनिमस नॉन क्यूरेटलेस, सही बात है। कहाँ पे है, आईपीसी के कौन से सेक्शन में है? ट्रिफलिंग एक्ट, सही बात है। आईपीसी के किस सेक्शन में है? ओके, सही बात। तो अपन मोर एंड लेस पूरे को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि बैलेंस लेके चले। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो देखें, एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखेंगे, एग्जाम की पर्पज क्या है, एग्जाम की नीड क्या है। और अंडरस्टैंडिंग तो मेजोरिटी आपको होगी क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपने पढ़ रखा है। बट एग्जाम के हिसाब से हम पास पास होके चले, फिर बाद में हम स्पेसिफिक टॉर्ट्स पढ़ेंगे। इन सबको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक, जिनका प्रॉपर नाम है। भाई ये नेग्लिजेंस है, ये डिफेमेशन है। डिफेमेशन में स्लैंडर भी हो सकता है, वो परमानेंट फॉर्म में या टेम्पररी फॉर्म में, है ना। लाइबल और स्लैंडर दो टाइप है ना डिफेमेशन की। फिर न्यूसेंस, फिर रिमोटनेस ऑफ डैमेज कि भाई, अच्छा इसमें एक असोल्ट और बैटरी का पॉइंट है शायद, वो पता नहीं नोट में नहीं है या क्या है, वो मैं चेक करके उसको भी अच्छे से अपडेट कर दूंगा, या फिर उस पर मैंने ये सोच लिया हो कि आईपीसी के साथ पढ़ाएंगे, ऐसा भी कुछ है। बट वो मेरा काम है, वो मैं कर दूंगा आराम से। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोलूट लाइबिलिटी, आर्टिकल 21 पूरा स्ट्रिक्ट एंड एब्सोलूट लाइबिलिटी का। ट्रेस पार्स हो गया, तो ये स्पेसिफिक नाम है टोर्ट्स की। ध्यान देना ताकि अभी पिजन होल थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको। इस तरह से हम 4 से 5 लेक्चर में, पिछले बार 3 लेक्चर में वीडियो किया था अपन ने पूरा लॉ ऑफ टोर्ट्स। इस बार आराम से जा रहे हैं तो 5 के आसपास में आपको लॉ ऑफ टोर्ट्स इस वीक में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर। आ जाओ थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। ओरिजिनल डेवलपमेंट पर्पस। लॉ ऑफ टोर्ट्स इज द ब्रांच ऑफ लॉ कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। लोगों का एक चलने का, उठने का, बैठने का क्या तरीका होना चाहिए, वो एक बेसिक लॉ ऑफ टोर्ट्स। अब मन में आए जिसके खेत में ट्रेस पास कर दिए है, तो ऐसा नहीं चलता भाई। सब किसी की फसल हो सकती है, आप उसको डैमेज थोड़ी करते हो। ये एक बेसिक चीज है, इतनी हीनियस क्राइम तो है नहीं, किसी की जान तो नहीं ले रहे आप, बट बेसिक चीज है। Its main aim is to define individual rights and duties on the basis of reasonable conduct। ये एक reasonable conduct क्या होनी चाहिए, and public convenience। The primary source of law of tort is the common law। क्यों पढ़ते हैं हम law of torts? क्योंकि हम ब्रिटिश के शासन में रहे हुए हैं। मोरल लॉस जो आपका टोर्ट है वो वहां ब्रिटिश लॉ, कॉमन लॉ का हिस्सा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज प्राइमरी इवल टू कंपनसेट द इंजर्ड बाय कंपेलिंग द रोड। क्या कर रहे हैं अपन? कंपनसेट द इंजर्ड, कोई सजा नहीं दे रहे हैं। अगर सजा देनी हो तो फिर आईपीसी में चले जाएंगे अपन। जैसे कि कुछ चीज ऐसे होती है
some like few offenses are there which are kind of mentioned in the law of torts, but we specifically deal them in IPC. For example, defamation. हमने तो डिफेमेशन को प्रॉपर माना है भाई, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या सजा है डिफेमेशन की? आपका ये नेट में पूछा था मेरे टाइम पे, डिफेमेशन की सजा क्या है? विच सेक्शन? करेक्ट है। सेक्शन कौन से हैं? 500, 499 एंड 500। ठीक है, ध्यान रखना वो जो एरिया है ना, 499, 500, 501 एंड 502, इन पूरे में ही सजा 2 ईयर फाइन और बोथ। ठीक है। इस 499 के जो 500, 500, 502 में जो दो जगह पेनल प्रोविजन है ना, उसमें सब में 2 ईयर फाइन और बोथ है ना। तो उसमें मेरे टाइम पे डिफेमेशन की नहीं पूछी थी, पब्लिशिंग डिफेमेटरी मैटर ऐसा कुछ था जो उसके नीचे वाला सेक्शन है। तो 2 ईयर फाइन और बोथ से मुझे याद। फिर 503 से 508 अलग आ गए सेक्शन। 509 तक, ये 510 तक आएंगे, फिर 511 में लास्ट है अटेम्प्ट। ठीक है। तो नेचर एंड डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ। लॉ ऑफ टोर्ट्स इज प्राइमरली इवॉल्व टू कंपनसेट द इंजर्ड बाय कंपेलिंग द रॉन्ग डूअर टू पे फॉर डैमेज डन। क्या लिखा हुआ है? टू कंपनसेट। हमारे लॉ ऑफ टोर्ट्स का पूरा पूरा मोटिव क्या होगा अल्टीमेटली? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट्स? वो एक ही स्टूडेंट है बाला मुरारी। अब मैं यार कंप्लीट इंग्लिश में बोल दूं फिर हमारे ऑफिशियल स्टूडेंट भी है ना। अब यही भारत है। अब ही डजंट स्पीक एनी वर्ड ऑफ हिंदी, सो दो वर्ड भी बोलूं तो शायद उसको तो अलग ही लगता होगा। हाँ, करेक्ट आकाश, एकदम। हमारा टोर्ट्स का मेन काम है कंपनसेशन लेना, जो भी आपको डैमेज हुआ है। हम किसी को जेल का वो नहीं है, प्रोवाइडिंग पेनल्टी द विक्टिम। ठीक है, अल्टीमेटली कंपनसेटिंग द विक्टिम, है ना। इसीलिए रिमोटनेस ऑफ डैमेज पढ़ना पड़ता है कि कितना डैमेज हुआ, उस हिसाब से आपको कंपनसेशन। अब आ गया जो ये सारे नेट के पूछे हुए क्वेश्चन है। वर्ड टोट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टोर्टम विच मींस ट्विस्टेड। ठीक है। टोर्ट जो है वर्ड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। क्या है? टोर्ट अपने आप में कौन सा है? फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। जबकि टोर्ट मतलब बेसिकली आया कहाँ से है? टोर्टम वर्ड है, जो लेटिन टोर्टम वर्ड है वहां से आया। इट कैन बी कॉल्ड ट्विस्टेड, क्रुक्ड और अनलॉफुल कंडक्ट। कोई भी टाइप का ऐसा कंडक्ट जो थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा क्रुक्ड टाइप का हो, सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं। अब अपन डेफिनेशन में पढ़ेंगे, और डेफिनेशन के साथ ही अपन इसकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरी समझेंगे जो बहुत सटीक तरीके से एकदम इजी में आपको बता दूं। शायद ये डेफिनेशन इस बार पूछी थी ना ऑफलाइन पेपर में। ये वाली डेफिनेशन आपके ऑफलाइन जो पेपर हुआ था उसमें पूछी थी। जो काम लग गई। हाँ, ये पूछी थी आप। टू एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट है 1963। टोर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अच्छा भाई, इससे मेरे को याद आया कि प्लीज अपना एडमिशन फॉर्म भेजो, जिसने भी नहीं भेजा है, नए वाले स्टूडेंट। पुराने वाले तो सारों ने भेज रखा है। क्योंकि क्या है, उससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। थोड़ी सी एकेडमिक परफॉर्मेंस देख लें, 10वीं 12वीं की परसेंटेज, कॉलेज की परफॉर्मेंस, तो एक बेसिक आइडिया भी लग जाता है कि इस बच्चे का शायद ये पार्ट वर्किंग का है। तो कभी आपका कॉल आए या कभी आप कोई डाउट पूछो, तो फिर मैं उस हिसाब से रिप्लाई देता हूँ उस स्टूडेंट को कि भाई इसके लिए ये नीड रहेगी उसकी। इसलिए प्लीज अपना वो जो एडमिशन फॉर्म मैंने भेजा ना, उसको साइन करके प्रॉपर सारे डिटेल्स लिख के, फोटो लगा के, पेमेंट वेमेंट सारा लिख के वो भेज देना उसको, है ना। अब आते हैं सेक्शन 2M में, लिमिटेशन एक्ट 19। ये तो अब मेन चीज समझते हैं इसको, सालमंड और विल्फर्ड को समझते हैं। सालमंड को समझो। सालमंड को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? नैरो व्यू टेकन, मतलब सालमंड जो है वो छोटे तरीके से समझते हैं टोल्ड। क्यों बोलते हैं ऐसा? सालमंड का ये डेफिनेशन जरूरत नहीं पड़ेगा थोड़ा,
एग्जाम में पूछे तो हवा दिमाग से आउट हो जाती है, फिर ये वही डेफिनेशन वाला पार्ट है जिसका कोई इलाज नहीं है रटने के अलावा। पर मैं इसको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो व्हाट इज ए सिविल लॉ फॉर विच रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन। ठीक है, क्या है एक सिविल लॉ में बेसिक। जस्ट यार बीमार ना हो जाए वरना 2-3 दिन खराब और हो जाएगी। क्या है सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब समझ गए सारे? नहीं समझे तो बताओ, हिंदी मीडियम वाले या कोई भी। अनलिक्विडेटेड का मतलब, हाँ ओके। अरुणा मैम अनलिक्विडेटेड का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल सिंपल सी बात है भाई, अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट डिसाइडेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफाइड, एग्जैक्टली नॉट प्रीवियसली, बिल्कुल सही। लिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से हैं? जिनका हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भाई अपना दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगर तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो तेरे को 50,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, आप जा रहे थे, आप आगे वाले के खेत में ट्रेस पास कर दिया, उसने बोल दिया कि भाई मेरी जो फसल है वो बहुत काम की फसल थी। अब कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, तो उसकी कितनी फसल डैमेज हुई वो देखना पड़ेगा, है? तो उस हिसाब से अनलिमिटेड डेमोनेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, जो कि ना तो एक ब्रीच, भाई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट तो तब ब्रीच होता है ना जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ हो। इसलिए ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और अदर मियर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडीज कॉमन लॉ एक्शन, बस। हाँ ठीक है, एकदम कर। अब आओ मेन चीज में, पिजन सालमंड की ये स्टेटमेंट है, नो मैन कैन एनफोर्स द राइट विच ही हैज वॉलंटरली अबंडन्ड। ये सालमंड की नेट की लाइन। अब इसमें क्या दिमाग लगा लोगे आपने, कितना ही टोट सीखा हो चाहे कॉलेज में। इसलिए जो चीजें मैंने स्पेसिफाई हाइड की है वो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। और बेस्ट चीज यही होती है, मैं करवा भी दूंगा बच्चे को, जैसे लास्ट के 2 या 3 पेपर को कंसर्न नहीं किया तो जो कोई भी सब्जेक्ट हो स्पेसिफिक कोई भी, देखो 80 से 90% चीजें तो पेपर में वो होती है जो पहले भी पूछते थे, अभी भी पूछ रहे हैं और आगे भी पूछेंगे। और 20% चीजें हर बार ही कुछ ऐसे आती है जो कि यार ये क्या पूछ लिया, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या, एक जनरल रिएक्शन। तो बेटर ये होता है कि उन 20% पे ना तो ज्यादा फोकस करा जाना चाहिए कि भाई ये ऐसे कैसे पूछ लिया, पर उनको रट लेना चाहिए हाईलाइट करके या कैसे भी कि भाई ये एकदम अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा है, अभी रट लेते हैं, क्या पता आगे रिपीट हो जाए, है ना? अब इसको मैन पढ़ते हैं, इसकी पिजन होल थ्योरी जो क्या है। इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट, बस इसी को पूछो। ये है सालमंड की लाइन। इसको पिजन होल थ्योरी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक इंजरीज। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 4 वर्ड। नैरो क्यों बोलते हैं? क्यों सालमंड के हिसाब से ऐसा बोलना है सालमंड का कि जो टोर्ट का लॉ है ना, वो लॉ ऑफ टोर्ट्स है। मतलब एक तरह से पिजन होल है, पिजन होल में होल समझ लो आप। तो मैं बोल दूं कि भाई ये मेरा हाथ है और इसमें ये जो 5 अंगुली है ना, ये है मैन लॉ ऑफ टोर्ट्स। अब मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया इसको कि भाई अगर ये 5 कैटेगरी में कोई कंडक्ट आएगा तो वो लॉ ऑफ टोर्ट्स है, वरना वो नहीं है। कहने का मतलब इसने नैरो व्यू ले लिया, छोटा व्यू ले लिया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे जो होल है ना, ये हो गया एसोल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, है, बस यही लॉ ऑफ टोर्ट्स है। इसीलिए देखो एक इसकी अच्छी सी रीडिंग भी दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो pigeon hole theory को समझो सार्वभौमिक। This theory states that there are only a set of well-defined torts such as assault, battery, malicious prosecution, defamation. If a wrong committed by a defendant does not fit into any of these pigeonholes जो उसने ऑलरेडी बता रखे हैं torts, उसमें अगर वो फिट नहीं होता है, then the defendant has not committed a tort.
समझ रहे हो बात? इससे क्या हुआ, स्कोप खत्म कर दिया उसने। उसने बोला जो नाम दिए हुए हो ना प्रॉपर, अगर उसके अंदर प्रतिवादी का कंडक्ट आता है डिफेंडेंट का, तब तो सही है, वरना फिर वादी के पास कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए उसने आगे क्या बोला, सो बर्डन ऑफ प्रूफ इज वेस्टेड ऑन दी इंजर्ड प्रॉपर्टी, इंजर्ड पार्टी, जिसको खामिया जिसके साथ हुआ है ऑफेंस, इज ऑन द इंजर्ड पार्टी टू एस्टेब्लिश दैट द टोर्ट इज अंडर एनी पर्टिकुलर हेड और होल ऑफ स्पेसिफाइड टोर्ट्स। मेरे को थप्पड़ मारी, मुझे को बताना है कि ये भाई एसोल्ट है, बैटरी है, या किस भी है। अगर मेरे खेत में आया नेग्लिजेंस है तो नेग्लिजेंस प्रूव कर दूं, या ट्रेस पास सॉरी ट्रेस पास बता दूं तो ठीक है। पर अगर ऐसा कोई कंडक्ट है जिसको नाम नहीं दिया है, पर्टिकुलर टोर्ट के अंदर अभी तक वो नहीं आ रहा है, तो फिर उसका क्या? समझ रहे हो? भाई ऑफेंस का नेचर तो समय के साथ बदलता ही रहता है। अगर हम यही चीज आर्टिकल, ये तो हमने रिजिड, एक तरह से सालमेंट का अप्रोच रिजिड हो गया ना। ये तो वो बात हो गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिखा है, बस स्टॉप कर दो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। अगर ऐसा कर देंगे तो फिर वो बाकी सारे इंटरप्रिटेशन कैसे निकल के आएंगी? समय के साथ तो हमने राइट ऑफ प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट माना है, राइट टू स्लीप को फंडामेंटल राइट माना है, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना है। वैसे ही टोर्ट को सालमन ने काफी नैरो कर दिया कि ये जो नो जो नाम दे रखे हैं ना, बस इसके अंदर कोई चीज फॉल करती है तो डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा, जिसको डैमेज हुआ उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे अगेंस्ट ये चीज हुई है, और इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है? ऑन दी इंजर्ड पार्टी। जबकि जो विनफील्ड को देखेगा ना, विनफील्ड बोलता है कि इट इज लॉ ऑफ टोर्ट, टोर्ट्स नहीं, लॉ ऑफ टोर्ट। उसके हिसाब से ऐसी कोई भी कंडक्ट जो समाज के एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन, उठने बैठने के तरीके से ठीक है, तो वो सारी की सारी कंडक्ट को ही हम टोर्ट का हिस्सा मानेंगे, लॉ ऑफ टोर्ट का। इसलिए एनी जनरल कंडक्ट विच इज नॉट which is not a kind of reasonable conduct as per the society will be considered as law of tort, like you have committed the tort। ये समझ गए? एक चीज और बता दूं ताकि आपको वही खत्म हो जाए। अब आपने दो लेटिन मैगजीन सुनी होगी, उबी जस आईबी रेमेडियम एंड उबी रेमेडियम आईबी जस। अब इसको टाइप करो आप खुद, उबी जस आईबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है? उबी जस आईबी रेमेडियम, टाइप करो जल्दी जल्दी, टाइप करो टाइप करो। राइट। क्या होता है? व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब मैं अगर आप अगर सालमंड को समझने की कोशिश करोगे, सालमंड यही बात बोल रहा है ना कि भाई जब पर्टिकुलर आपके पास नाम है उस टोर्ट का, आपके पास राइट है, तभी रेमेडी है। इसका मतलब सालमंड किसको सपोर्ट कर रहा है? सालमंड अपन कह सकते हैं ना कि सालमंड उबी जस्ट आईबी रेमेडियम को सपोर्ट कर रहा है। सालमंड जो है वो उबी रेमेडियम आईबी जस्ट तो नहीं कर रहा। कि भाई जब आपके पास पर्टिकुलर रेमेडी, सॉरी ये वाला, व्हेन देयर इज अ रेमेडी देयर इज अ राइट, तो ये सालमंड का एक तरीका। ये समझ में आ गया क्या? लॉ ऑफ टोर्ट्स और लॉ ऑफ टोर्ट क्या है, पिजन होल थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको? बहुत बेसिक है, बट कई बार ये नहीं समझ में आता। रिपीटेडली पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, बट कई बार स्टार्टिंग में नहीं आता कि क्या है ये लॉ ऑफ टोर्ट्स, टोर्ट पिजन होल थ्योरी। इजी। कहने का मतलब सालमंड पता है क्या बोल रहा है? जैसे मान लो हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया, सालमंड के हिसाब से मान ले। अच्छा, थोड़ा डाउट है स्पेलिंग्स की वजह से। हाँ ठीक है, स्पेलिंग को तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वो आप टोट्स और टोट में क्लियर हो रही है, मैं एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। देखो सालमंड का जो बोलना है वो बोलना है कि ग्रामेटिकल, एक इंग्लिश के हिसाब से देखो उसका ये बोलना है कि इट इज लॉ ऑफ टोट्स। ये जो नाम है ना लॉ ऑफ टोट्स, ये बोल दिया सालमंड ने।
क्या बोला है, लॉ ऑफ टोट नहीं बोला, लॉ ऑफ टोट्स बोला है, जिसको वो दूसरा नाम क्या बोलता है, पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी का मतलब क्या है, कि मान लो ये गोल गोल होल है ना, इस एक कोई आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है और वो अगर उस पर्टिकुलर उसके अंदर जा रहा है, उस नाम के अंदर, तो हम उसको एक्शन ले लेगा कोर्ट उसका। और अगर ऐसी कोई कंडक्ट है जिसका नाम नहीं है, तो कोर्ट उसका एक्शन ही नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आपने रेप लॉ सुना है। हम रेप लॉज में क्या अज्यूम करते हैं, अगर पोक्सो को देखे जाए तो वो अलग है, बट कैन इज देयर स्टिल अ प्रोविजन की जिसमें मैन का रेप हो जाए? नॉट अ चाइल्ड आई एम टॉकिंग। अभी तक है कोई प्रोविजन? नो। बट भैया नोएडा की या बहुत सारी स्टोरीज है प्रेजेंट में, तो नोएडा की शायद 2-3 महीने की 2-3 बार एक ये न्यूज थी कि देयर वर 3 गर्ल्स इन कोई एकदम हाई, कोई बहुत लक्स गाड़ी थी, कोई अच्छी ब्रांड की, उसमें देयर वाज अ मैन हु वाज गोइंग बाय साइड, एंड फिर वो जा रहा था, उसको पूछा कि ये न्यूज है, कोई फेक न्यूज नहीं है मेड। फिर उसको पूछा भैया ये एड्रेस जैसे ही पास में वो हैंडकरचिप होती है ना, उसमें वो केमिकल था, उसको उसको लगा दिया ऐसे, वो घायल हो गए, थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गए, कार में बिठा लिया। फिर वहां पे पास में कोई फॉरेस्ट था, वहां पे उनका रेप हुआ उस मैन का, एंड देयर वर 3 फीमेल्स हु कमिटेड दिस रेप। बट अभी तक तो प्रोविजन नहीं है। तो सालमेंट क्या बोलेगा इस बात में? नहीं भाई, ऐसा कोई भी होल नहीं है आईपीसी में जहां पे मैन का रेप हम इसको करें, इसको इसके अंदर बिठा सके, डेफिनेशन के अंदर। बट देन ड्यूटी है कोर्ट्स की, कोर्ट ने उस केस में स्यूमेट एक्शन लिया था। भाई कुछ तो करी जाए ना। अभी तुम थाने जाओ, थाने जाके बोलो कि एक मैन और वो बोले मेरा रेप हो गया, तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? यार एफआईआर किस सेक्शन में रजिस्टर करूं मैं? सेक्शन तो लगाऊं कोई। यस और नॉट? या मान लो कोई लेडीज है, फीमेल है, अभी तक इंडिया में मैराइटल रेप को रिकॉग्नाइज कर लिया है क्या? इज मैराइटल रेप रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? एज, अगर एज को छोड़ दिया जाए 18 वाले क्रिटेरिया को, तो राइट। तो अब फीमेल जाके बोले कि मेरा मैराइटल रेप हुआ है, उसको सालमेंट क्या बोलेगा? सालमेंट बोलेगा भाई नहीं नहीं, ये मेरे हॉल में फिट नहीं होता है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें ये ऑफेंस रजिस्टर कर सकूं मैं, इसलिए आप जाओ वापस। यस सर, इट इज अ ड्रॉबैक, जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है। हाँ, जो मेरा वो दोस्त है ना जगमोहन, जिसने अभी मैं बता रहा था यस्टरडे, लाइक ही गॉट सिलेक्ट, तो ही इज वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि अब टाइम है कि आप लॉज को, जेंडर लॉज को न्यूट्रल बना दो। बट पता है फिर उसमें क्या हुआ इंटरेस्टिंगली? थैंकफुली ही गॉट सेलेक्टेड। जब पीएचडी करने की बारी आ रही थी, तो ही मेड दी, उसका टाइटल यही था, क्या था, नीड ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज इन इंडिया, ऐसे था। बट उसके आगे ऐसे डॉट लिखे था, प्रोटेक्शन ऑफ मेंस राइट। न्यूट्रल लॉज इसलिए बनाया चाहिए कि मेंस राइट को प्रोटेक्ट करे। पर पता है उसके साथ क्या हुआ? उसको, मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने और एक ने सोचा कि कल को मान ले तो इंटरव्यू देने जाता है बाई चांस भी, कहीं पे भी, किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, और मान ले सामने 4 लेडीज बैठी हो, क्योंकि उस वक्त वो जो वेस्ट बंगाल का मुद्दा था ना, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गर्ल, दुर्जो दत्ता, क्या क्या नाम था वो, जो रेप हुआ था वेस्ट बंगाल में, वो एकदम हीट टॉपिक था, एकदम टॉप पे। तो वो जो उसका टॉपिक था, नीड ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ मेंस राइट्स, तो उसने बोला कि कल को मान ले वहां पे कोई लेडीज बैठी हो 4, और तू ये बात करे मेंस राइट की, और वो एक्सेप्ट ना हो, तो वही अगेन, इंसान तो इंसान है, फितरत है उसकी, हर किसी की, कोई भी कितना भी बड़ा जज हो, थोड़ी सी इंक्लिनेशन तो होगी उसकी किसकी तरफ, भाई विचारधारा तो सबकी होती है ना, बेसिक ह्यूमन माइंड है, तो वो किधर किधर तो सोचेगा ही। फिर बाद में ही लेटर ऑन चेंज द टॉपिक कि यार ऐसे नहीं करते इसको, हेडिंग को वैसे ही रखते हैं, नीड ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज फॉर फीमेल्स, मेल्स एंड ट्रांसजेंडर, ताकि वो फ्रेमिंग ठीक हो जाए, ना मेरे तरफ टॉपिक चेंज करना पड़े। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ती है आगे जाके, जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ कहीं पे भी, तो
ऐसी कोई शब्द या ऐसी कोई लाइन नहीं बोलना जो एक कम्युनिटी को पूरी तरह से सही दिखाती है, एक को गलत दिखाती है। मेल की बात कर रहे हो तो कर ही जा रहे हो मेल की, सामने दो फीमेल बैठे हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट हुआ। आप फीमेल हो, आप सुपर फेमिनिस्ट हो, वहां पे दबा दो फेमिनिस्ट बारे में बोल रहे हो, और आगे वाले को नहीं जचा, तो पेन तो उसके हाथ में है वहां पे, मार्क्स कितना देने। तो ऐसे था। बट ओवरऑल व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दिस, कि व्हेन देयर इज नो प्रोविजन फॉर रेप ऑफ मैन इन इंडिया और मैरिटल रेप, तो सालमंड बोलेगा कि आप घर पे जाओ। दैट मीन्स इफ द डेफिनेशन इज नॉट एज पर ऑथर देन इट इज नॉट अ टॉर्ट अकॉर्डिंग टू हिम। एग्जैक्टली। सालमंड का बोलना यह है कि जो नाम दे रखे हैं ना 5-10 पर्टिकुलरली, भाई ट्रेसपास है, न्यूसेंस है, बैटरी है, एसोल्ट है, नेग्लिजेंस है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है, इन नामों के अंडर तो कोई आपका कंडक्ट किसी का आता है तो उसकी कोर्ट उसको ले ले। और अगर इन नाम के अंदर वो नहीं आता है, तो मतलब क्या, पिजन होल मतलब अगर इस होल में फिट होता है वो कंडक्ट तो ठीक है, और वो नहीं होता है तो फिर कोई एक्शन नहीं लेना। ये है पिजन होल थ्री। इसलिए बोलते हैं कि सालमन ने क्या किया, छोटा व्यू लिया है, नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू नहीं लिया। आई होप दिस गेट क्लियर नो, है ना। अब आ जाओ जल्दी से। अच्छा, ये बाकी इसके डिफेमेशन की डेफिनेशन है, ये भी मैंने यहीं पे लिख दिया, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ताकि जब आप सालमेंट याद करो तो तीनों चीज ही एंड टू एंड याद कर लो उसके चक्कर में। आगे फिर से लिखी है डिफेमेशन में, बट यहाँ पे मैंने तीन चीज लिख दी। सालमेंट के हिसाब से क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो जो मोहम्मद आप बोल रहे थे ना स्पेलिंग में डाउट है, वो डाउट ये है कि सालमेंट के हिसाब से जो टॉर्ट्स वर्ड है ना, इसमें सब कुछ आ गया नाम के हिसाब से, एस लगा के, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अलग से कुछ नहीं है। जबकि विनफील्ड का क्या बोलना है, लॉ ऑफ टॉर्ट, सिर्फ क्या है, लॉ ऑफ कोई भी कंडक्ट जो सोसाइटी के रीजनेबल कंडक्ट से आउट है, सारा का सारा लॉ ऑफ टॉर्ट। समझ गया। ये तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, बस याद रखने की सालमंड पिजन होल थ्योरी देता है, नोरो व्यू लेता है, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलता है कि जो पर्टिकुलर 10-12 नाम है उसके अंदर अंदर आ जानी चाहिए मैटर। जबकि विनफील्ड जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट बोलता है, क्योंकि उसने क्या बोला, बिकॉज एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देर इज नो जस्टिफिकेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ टॉर्ट। कोई भी रॉन्गफुल कंडक्ट हो, चाहे उसका नाम नहीं दिया हो, और चाहे वो मैरिटल रेप हो चाहे रेप ऑफ मैन हो, तभी भी हम उसको मानेंगे। ठीक है। इसलिए क्या सपोर्ट करता है, उबी जस्ट आईबी रेमेडियम, कि भाई जब भी आपका कोई राइट है, व्हेन देयर इज अ राइट, तो फिर उसकी रेमेडी आपको देनी ही पड़ेगी। उबी उबी जस्ट आईबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। मेरा अधिकार है अच्छे से रहना, सारी चीजें मेंटेन करना, मेरी कंसेंट के बिना मेरी बॉडी को कोई टच ना करे, राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, तो फिर वो चाहे मैं मैन हूँ चाहे फीमेल हूँ, मेरे को रेमेडी आपको देनी ही पड़ेगी। जबकि सालमन के पास जाओगे तो वो क्या बोलोगे, भाई मेरे पास तो 10 रेमेडी है टोटल, अगर इन 10 में से कोई है तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि सालमन किसको सपोर्ट करेगा, उबी रेमेडियम आई बी रेस्ट, व्हेन देयर इज अ रेमेडी देयर इज राइट। मेरे पास तो रेमेडी नहीं है इस चीज की, मैं रेप ऑफ मैन को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, तो मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, इसलिए आप अपना राइट भी नहीं है कुछ। ठीक है। tortious liability arises from breach of duty prime। अब ये लाइन इनकी है विनफील्ड की, और ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई है, दो दो तीन तीन बार पूछी गई है आपके लिए, इसलिए लिखी है। ठीक है। tortious liability arises from breach of duty primarily fixed by law। और इनकी डेफिनेशन की, न्यूसेंस की डेफिनेशन मैंने यही लिखी, इसलिए लिखा है कि आप यहीं पे एक बार छोटा सा याद कर लो। क्या है, स्टेटमेंट विच लोअर्स पर्सन इन एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ये विनफील्ड की डेफिनेशन। और क्या डेफिनेशन है न्यूसेंस की, अनलॉफुल इंटर, डिफेमेशन मतलब समझ गए हिंदी मीडियम वाले भी, सिंपल मतलब एग्जैक्ट, मानहानि शायद, हाँ मानहानि बोलते हैं इसको। और न्यूसेंस का मतलब है अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट और इन कनेक्शन विद इट। ये एक ही, आगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डिफेमेशन और न्यूसेंस और ये सब। अच्छा, थोड़ी सी डेफिनेशन और होगी, ये भी आ जाओ। ये इनका कोई नहीं है आपको, तो बस ये जो ग्रीन में मैंने कर रखा है ना, इनको आप याद कर लेना। फ्रेजर की डेफिनेशन क्या है, इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट इन रम। राइट इन रम का मतलब क्या होता है, पूरे राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, यही बोलते थे हम फ्लैट के टाइम पे। व्हाट इज राइट इन रम, एक तो होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था पेंटर के साथ, मेरे घर पे पेंटर ने पेंट नहीं किया, तो मेरा राइट किसके है, पेंटर के अगेंस्ट, मैं पेंटर के अगेंस्ट केस करूंगा। बट राइट इन रम का मतलब क्या होता है, मेरी प्रॉपर्टी पे कोई भी ट्रेस पास नहीं करना चाहिए, राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। तो अगर कोई भी ट्रेस पास करेगा तो फिर मैं उसके अगेंस्ट केस करूँ।
दैट इज राइट इन रम। Tort is infringement of right in realm of a private individual giving right of compensation at of suit of injured party। ठीक है, फिर पुलक का डेफिनेशन क्या है? एक्ट और ओमिशन रिलेटेड टू हार्म सफर्ड बाय डिटरमिनेट पर्सन। भाई इनको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, और कोई तरीका नहीं है इनका। और मुझे तो लगता भी नहीं कि टोर्ट वाला जो मैटर है वो हिंदी में दे रखा होगा कहीं। वो इज पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ। जैसे राबड़ी अपने भारत में बनती है, तो अब उसको बोलो कि आप इंग्लिश में बताओ राबड़ी को क्या बोलते हैं, फिर राबड़ी को राबड़ी बोलते हैं, पानी पूरी होती है। तो वैसे ही ये पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ है। तो थोड़ा थोड़ा बस इतने याद कर लेना, ये आपको हिंट याद हो जाए। फिर पुलक क्या होता है? पुलक ने बोल दिया ठीक है, अब नेग्लिजेंस की डेफिनेशन हो रहा है पुलक की। इसमें मैंने ट्राई किया है कि एक के साथ वहां पे आगे फिर से लिखी जाएगी, बट जब आप रिवीजन करो तो एक साथ ही कर लो। तो नेग्लिजेंस इज नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड बट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडक्ट। ये मैं आगे सारा बताऊंगा ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस क्या है, बट ये रिवीजन के उससे ये स्टार्टिंग में जो मेरी आदत होती है कि मैं रटने वाला पार्ट हमेशा एक जगह ही लिखता हूँ। जैसे आप जूरिस को देखोगे, इंटरनेशनल लॉ के देखो, तो मैंने अगर रटने वाला पार्ट किया है तो स्टार्टिंग में सारा रटने वाला ही किया है, ताकि आप जब बैठो तो उस माइंड सेट में बैठो कि आज यार रटने का काम है। फिर जब समझने वाला हो तो समझने वाला ही। तो पुनः की तीनों डेफिनेशन याद रखिएगा, टोर्ट की, नेग्लिजेंस की और इनइविटेबल एक्सीडेंट। और ये मन से नहीं लिखी हुई है, ये सारे आपके नेट के पूछे हुए चीजें हैं, अननेसेसरी मुझे खुद को लिखवाना पसंद नहीं है। अनएक्सपेक्ट इनविटेबल मतलब क्या होता है? ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसको बिल्कुल मतलब कोई चांस ही नहीं था बचाने का। आपने पूरी बाइक अच्छे से चेक कर ली थी, सारे गियर वूर अच्छे से वर्क कर रहे थे, सारा देख लिया था, टेस्ट कर लिया, बट फिर भी अचानक फेल हो गया। आप कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, इनइविटेबल एक्सीडेंट। अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कैन नॉट बी फोरसीन इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर। इनइविटेबल एक्सीडेंट डज नॉट मीन एब्सोल्युटली इनइविटेबल, मतलब एब्सोल्युटली इनइविटेबल तो नहीं हो सकता, बट आपने अच्छे से बाइक चेक की, गियर वर्क कर रहा है, ब्रेक वर्क कर रहा है, पेट्रोल है, सारा सही कर रहा है, फिर भी पता नहीं कैसे फेल हो गई बाइक और किस में ठुक गई, वही एक इनइविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है। फिर क्या है? प्रोफेसर विलियम एल प्रोसेसर propounded the theory that primary purpose of law of tort is social engineering। तो प्रोसेसर का इतना सा याद रख लेना कि लॉ ऑफ टॉर्ट की क्या है? सोशल इंजीनियरिंग है। अच्छा, किसी को याद है सोशल इंजीनियरिंग का पढ़ा था अपन ने? एनीवन? विच स्कूल? विच थिंकर? सोशल इंजीनियरिंग? रोस्को पाउंड, राइट 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 राइट। रोस्को पाउंड से सोशियोलॉजिकल स्कूल की ट्रिक याद है मैंने जो दे रखी है? टोटल थिंकर्स कौन कौन थे, मेरे को आज भी याद। CIDEPS, इसीलिए बोलता हूँ ट्रिक से याद किया करो। कॉम्टे, आयरिंग, डुगोइट, एरलिक, रोस्को पाउंड और स्पेंसर। सही बोल रहा हूँ ना? यही है ना थिंकर सोशियोलॉजिकल स्कूल में? कॉम्टे, आयरिंग, डुगोइट। डुगोइट ने क्या दिया था? सोशल सॉलिडरिटी, नो राइट ओनली ड्यूटी। एरलिक ने क्या दिया था? लिविंग लॉ। रोस्को पाउंड ने क्या दिया था? सोशल इंजीनियरिंग। कॉम्टे और आयरिंग, यही था ना जिसने जुरिस की क्लास कर रखी है? ट्रिक से याद रखा करो। देखो अभी मैं सारा भूल जाऊं चाहे, पर CIDEPS याद रहता है मेरे को, तो वो याद है तो मेरे को सारे थिंकर भी याद है। अब आ जाओ लॉर्ड मैकमिलन पे, कैटेगरीज ऑफ नेग्लिजेंस आर नेवर क्लोज्ड। ये भाई नेट की, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको लगता हूँ नेट आपको टोट आता है, नहीं आता आपको, क्योंकि नेट में वो ऐसी चीजें पूछेगा, आप इसमें क्या टोट लगा लोगे आप? ये किसकी लाइन है, इसमें क्या टोट लगाओगे आप? तो जो चीज एग्जाम के हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से करनी पड़ती है। ओके। मोहम्मद, नेहा, दीपांकर, आरजू, चुनमुन, अरुणा, आकांक्षा, ऋषभ मित्तल। समझ में आया? बहुत स्लो करवा रहा हूँ, बट स्पीड ले लूंगा, मेरे को कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी स्पीड लेने में। बहुत कम समय में भी कोर्स करवाया हुआ है मैंने वन बैच में, लक्ष्य 1.0। आई होप आपको सारा समझ में आया हो, कॉमन लॉ का मतलब समझ में आया हो, पिजन होल थ्योरी समझ में आई हो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टोर्ट में क्या फर्क है ये समझ में आया हो। आज वाला सबसे वन ऑफ द हार्ड हिस्सा है, तो इसको याद करके आना अच्छे से, है ना? और जो नए बच्चे हैं वो ट्राई करना कि क्लास में, मतलब क्लास के साथ चलो, ताकि चीजें हो जाए। आगे जाके एकेडमिक में बहुत डिमांड होगी, देखना। नेट JRF के बिना चीजें नहीं होगी, इंडिया बहुत बेरोजगारी से गुजर रहा है। तो वो जमाने गए जब बिना नेट के पढ़ा लिया करते थे। जब मैं पढ़ता था पुणे में, तब
नेट की कोई वही नहीं थी, एलएलएम के बाद में पढ़ाते थे, बट आज ऐसा नहीं है। अब पूरा अलग टाइम है। वो तो क्या अपडेट है, हाँ। रिजल्ट की वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो तो है ही है। क्या स्कोर आपका? इस वीक में आ जाएगा रिजल्ट। क्या स्कोर है सब आपका?